नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। अगर आप लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप मॉक टेस्ट जॉइन करना चाहते हैं, तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर इसके मॉक टेस्ट मिल जाएँगे। तो आप वहाँ से जाके इनको जॉइन कर सकते हो। इसमें केवल और केवल न सिर्फ पीडीएफ दी जा रही है, बल्कि आपकी 60 प्लस आवर्स का डिटेल्ड डिस्कशन क्लासेस भी आपकी होंगी, जिससे पूरा का पूरा जो सिलेबस है, वो आपका कंप्लीट रिवाइज़ हो जाएगा, ठीक है? और साथ ही साथ इसमें मॉक टेस्ट में लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस को ड्राफ्ट किया गया है, जहाँ से सवाल आपको सीधे मिल सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट सीरीज़ को जॉइन करने के लिए आपको करना क्या है? आपको जाना है हमारे एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई है। साथ ही साथ एक कूपन कोड है केडी 100, इस कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर लीजिए और इस मॉक टेस्ट की सीरीज़ से या हम कहें इस प्रैक्टिस सीरीज़ बैच से आप जुड़ जाइए। इसके अलावा अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं नोट्स लेना, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन और साथ ही साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी और भी कई सारे नोट्स, तो आपको ये नोट्स भी हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे, ठीक है? जैसे पर्यावरण, पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन के नोट्स, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के नोट्स, इतिहास, इसके अलावा अर्थव्यवस्था, जितना भी सिलेबस दिया गया है, हर एक पहलू को इसमें कवर किया गया है, ठीक है? इसके अलावा अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर के बैच या फिर आप अगर कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं, तो ये बैच भी मिल जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर को इंक्लूड किया गया है। यानी कंप्लीट इस बैच से 35 अंक जो आपके पूछे जाते हैं, वो कवर हो जाएँगे। कॉम्बो बैच से जुड़ने के लिए केडी 21 कूपन कोड का आप इस्तेमाल ज़रूर करिए। तो ये हमारा बैच है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट बैच से जुड़ सकते हैं। 36 में आओ, 36 में कह रहा है कि जनवरी 2026 में किसे पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए टायलर पुरस्कार प्रदान किया गया। ये मिला है टोबी कियर्स को। टोबी कियर्स। अब आ जाओ टायलर पुरस्कार के पास। टायलर पुरस्कार। टायलर पुरस्कार 2026। सबसे पहले यहाँ पर देखो, दो तीन बातें एज इट इज याद होनी चाहिए। 2026 का ये मिला किसे? मिला है टोबी कियर्स को, ठीक है? इसके अलावा ये कौन है? ये है अमेरिकी माइकोलॉजिस्ट। ये अमेरिकी माइकोलॉजिस्ट, इन्हें ये पुरस्कार मिला है। अच्छा, अब इस पुरस्कार के बारे में थोड़ी बातें जान लो। ये जो टायलर पुरस्कार है, इसे कहा जाता है पर्यावरण का नोबल। आपसे पूछे एग्जाम में कि पर्यावरण का नोबल किसे कहा जाता है, तो डायरेक्ट बताओगे यही है टायलर पुरस्कार, ठीक है? ये जो टोबी कियर्स जीते हैं, इन्हें राशि कितनी दी गई है, अर्थात विजेता को राशि कितनी दी जाती है? ये दिया जाता है 25 ट्रिपल 0, जस्ट वेट, हाँ, 2540 डॉलर, इतनी राशि दी जाती है इसमें। और क्या बता सकते हो इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई होगी? स्थापना हुई है 1973 में। क्या बता सकते हो इस पुरस्कार को स्थापित किसने किया था? एक एक शख्स थे, एलिस टायलर और जॉन एलिस टायलर, इन्होंने। तो ये है टायलर पुरस्कार, पर्यावरण का नोबल कहा जाता है। 2540 डॉलर इसमें राशि दी जाती है और इसकी स्थापना हुई थी 1973 में, 1973 में। टोबी कियर्स को, जो कि अमेरिका की माइकोलॉजिस्ट हैं, 2026 में इन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। 36 का हो जाएगा ए पार्ट। मैं आपको लिए चलता हूँ 37 के पास। अब ध्यान से पढ़ो 37 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएसएमई ऋण संशोधन निर्देश 2026 के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों एमएसएमईज के लिए जमानत मुक्त, यानी कि कोलैटरल फ्री ऋण सीमा को बढ़ा के कितना कर दिया गया है? यानी पहले 10 लाख रुपए था, अब इस 10 लाख से बढ़ा के कितनी सीमा कर दी गई है? ये कर दी गई है 20 लाख, 20 लाख रुपए। यहाँ पर लिखा है आरबीआई। इकोनॉमिक्स में कुछ तथ्य पूछे जा सकते हैं आरबीआई से, ये चीजें एज इट इज चीजें याद रखना, ठीक है? स्टैटिक जीके है आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। देखो, सबसे पहले आरबीआई का एक्ट, आरबीआई के ही नाम से आया था अधिनियम। ये कब आया? आरबीआई एक्ट कब आया? 1934 में, 1934 में। इसी एक्ट के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो अब सवाल ये आता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो इसकी भी डेट याद रखो, 1 अप्रैल 1935, 1935 में।
ठीक है। आरबीआई का कहीं न कहीं तो केंद्रीय कार्यालय होगा। हाँ, इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर है? केंद्रीय कार्यालय ये हुआ करता था पहले कोलकाता में। लेकिन अब ये जो कोलकाता है, यहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया है 1937 में। 1937 में इसका कार्यालय मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानांतरित, ठीक है? फिर से समझ लो, आरबीआई एक्ट 1934 में स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 में इसी अधिनियम के आधार पर। केंद्रीय कार्यालय कहाँ था शुरुआत में? कोलकाता में। फिर इसका मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित किया गया 1937 में। क्या मुझे बता सकते हो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949, 1 जनवरी 1949 को इसका होता है राष्ट्रीयकरण। अब इसमें कुछ तथ्य और देख लो। इसके हमें बताओ पहले गवर्नर कौन है? फिर मुझे बताओ कि इसके वर्तमान गवर्नर कौन है आरबीआई के? फिर मुझे बताओ, पहले गवर्नर हो गया, वर्तमान गवर्नर हो गए। मुझे बताओ, मुझे बताओ पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय गवर्नर। फिर मुझे बताओ, ये जो आरबीआई बनी थी ये किस समिति की अनुशंसा पर बनी थी? ये 4 बातें और बता दो। तो पहले गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर याद रखना, भारतीय नहीं, केवल और केवल गवर्नर, तो अंग्रेज होगा कोई। तो पहला गवर्नर था, इसका नाम था ओसबोर्न, ओसबोर्न स्मिथ। ठीक। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में तो क्या नाम है इनका, मैं भूल रहा हूँ, देखो, हाँ, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा ये साहब हैं वर्तमान में। पहले भारतीय कौन थे? इनका नाम था सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। और किस समिति के आधार पर आरबीआई की स्थापना की गई थी? तो एक समिति है हिल्टन यंग समिति। हिल्टन यंग समिति, या इसी को कहते हैं रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन। ये तथ्य एज इट इज याद रखना आरबीआई से संबंधित। आरबीआई फिर से समझ लो, केंद्रीय कार्यालय कोलकाता हुआ करता था, मुंबई स्थानांतरित किया गया, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई। राष्ट्रीयकरण 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ। पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे, वर्तमान में संजय मल्होत्रा हैं। पहले भारतीय थे सीडी देशमुख, और हिल्टन यंग समिति के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, वापस आओ। 37 का सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। मैं लिए चलता हूँ आपको 38 में। कह रहा है कि हाल ही में परम शक्ति नाम का एक सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन ये किया गया है कहाँ पर? ये किया गया है आईआईटी मद्रास में। आईआईटी मद्रास। बात आईआईटी की हो रही है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में कुछ चीजें हम आपको रिवाइज करवा दें। एक आईआईटी है, आईआईटी खड़गपुर। मैंने आईआईटी खड़गपुर क्यों कहा? भारत का जब आप मैप देखोगे तो यहाँ पर है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में ही खड़गपुर में भारत का पहला आईआईटी खोला गया था। भारत का पहला आईआईटी। ठीक है। ये जो भारत का पहला आईआईटी है खड़गपुर में खुला था। क्या मुझे इसका आदर्श वाक्य आप बता सकते हो? आदर्श वाक्य पहला है तो इसका याद रखना। भारत का पहला आईआईटी, इसका आदर्श वाक्य, इसका आदर्श वाक्य है योगः कर्मसु कौशलम। योगा कर्मसु कौशलम। इसकी स्थापना कब हुई होगी पता है आपको? 1950 में। बात आईआईटी की कर रहे हैं तो हम अपने उत्तर प्रदेश की भी क्यों ना करें, तो आ जाओ कानपुर। आईआईटी कानपुर के बारे में बता दो। आईआईटी कानपुर, आईटीआई नहीं, आईआईटी। इसकी स्थापना बता दो बस केवल। आईआईटी कानपुर 1959 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। दैट्स इट, हो गया। वापस आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 38 का डी पार्ट सही होगा। मैं लिए चलता हूँ आपको 39 में, 39 में। ऑपरेशन सागर बंधु के माध्यम से भारत किन नीतिगत पहलों को सुदृढ़ करता है? पहले पड़ोसी ठीक है, सागर ठीक है, ईस्ट पॉलिसी नहीं है। ईस्ट क्यों नहीं है? ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया गया था ये पता करना होगा आपको पहले। देखो, भारत में, इंडिया में आप नीचे जब आओगे तो यहाँ पर आपको श्रीलंका मिलेगा। ठीक है, श्रीलंका, और ये रहा अपना भारत। तो यहीं पर आया था वे एक तूफान, एक चक्रवात, जिसको कहते हैं चक्रवात दितवाह। ये जो चक्रवात दितवाह है, इसने तबाही कहाँ मचाई है? तबाही मचाई है श्रीलंका में। यहाँ पर भीषण बाढ़ आई, यहाँ पर भू
स्खलन हुआ और इसी के चलते जब यहाँ तबाही हो रही थी तो भारत ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन सागर बंधु, ठीक है? तो अच्छा इस चक्रवात के बारे में याद रखना, ये एक उष्णकटिबंधीय तूफान था, उष्णकटिबंधीय तूफान। उष्णकटिबंधीय क्यों? क्योंकि ये है कर्क रेखा, नीचे है विषुवत रेखा। ये तो ज्योग्राफी में आप पढ़ चुके होंगे, कटिबंध किसे कहा जाता है ना? तो आंसर हो जाएगा एक और दो, ए पार्ट। 40 नंबर में चलें? 40 को देखो, कह रहे चक्रवात मोन्था के संदर्भ में सही कथन की पहचान करो। यह अरब सागर में उत्पन्न हुआ चक्रवात था और गुजरात के तट से ये टकराया। चक्रवात मोन्था तमिलनाडु के पश्चिमी पठार में उत्पन्न हुआ था। चक्रवात मोन्था बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ था और आंध्र प्रदेश से टकराया था। बिल्कुल सही, ये सही है, सी पार्ट 40 का। फिर आ जाओ 41 में, 41 में कह रहा है वैश्विक बौद्धिक संपदा संपदा संगठन के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? ये पूछ रहा है आपसे। भारत की रैंक इस बार है 38। मैं आपको कुछ चीजें रिवाइज करवा दूं। कौन सी चीजें? देखो, सबसे पहले आप आ जाओ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के पास। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसकी शुरुआत कब हुई? दो बातें बताना। इसकी शुरुआत, एक तो ये बता दो, और इसका प्रकाशक कौन है, कौन इसको जारी करता है? शुरुआत होती है 2007 से। प्रकाशक है WIPO, जिसे कहते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है इसे। अब ये WIPO क्या है? जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना बताओ। स्टैटिक जीके में चार तीन बातें। हेडक्वार्टर कहाँ है, स्थापना, और इसमें भारत कब शामिल हुआ? भारत इसमें कब शामिल हुआ? स्थापना हुई है 1967 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा में और भारत इसमें शामिल हुआ है 1975 में। अच्छा, यहाँ पर विश्व बौद्धिक संपदा इस शब्द को अगर हम आपसे सीधे पूछें कि मुझे बताओ विश्व बौद्धिक विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये कब मनाते हैं? बता सकते हो आप मुझे? ये मनाते हैं 26 अप्रैल को। भूलना नहीं है, ये सारी बातें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है। पूछें विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं? 26 अप्रैल को, ठीक है? इसी में एक बात और आपको मैं रिवाइज करवाता हूँ। WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO की कुछ संधियां हुई हैं, कुछ संधियां हुई हैं, और इनके विषय से मैच कराने के लिए आपसे सवाल बड़ा शानदार पूछा जा सकता है। जैसे एक तरफ मैं संधियां लिखता हूँ और उस संधि की विशेषता क्या रही है, एक एक लाइन में वो बातें आप याद कर सकना तो करना, ठीक है? कोशिश करना याद करने की। मैंने लिखा पेरिस अभिसमय, पेरिस अभिसमय। WIPO यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित कौन सी बात यहाँ पर हुई है? बर्न अभिसमय। मुझे बताओ कौन सी बात यहाँ पर हुई है? बुडापेस्ट, बुडापेस्ट अभिसमय। कौन सी बात यहाँ पर हुई है? इसके अलावा माराकेश, माराकेश अभिसमय। कौन सी बात यहाँ पर है? कौन सी महत्वपूर्ण बात है? इसके अलावा मैड्रिड प्रोटोकॉल, मैड्रिड प्रोटोकॉल में क्या हुआ? और पेटेंट सहयोग संधि में क्या हुआ? एक एक लाइन की बात है, याद रखना। पेरिस अभिसमय ये जाना जाता है पेटेंट डिजाइन से, पेटेंट डिजाइन, ठीक है? बर्न अभिसमय ये कॉपीराइट से जाना जाता है। बुडापेस्ट अभिसमय ये सूक्ष्म जीव पेटेंट के लिए जाना जाता है, सूक्ष्म जीव पेटेंट। माराकेश ये दृष्टिबाधितों के लिए जाना जाता है, दृष्टि बाधितों के लिए, ठीक है? और मैड्रिड प्रोटोकॉल ये ट्रेडमार्क के लिए है, और पेटेंट सहयोग संधि ये ग्लोबल फाइलिंग के लिए जाना जाता है, ग्लोबल फाइलिंग। यहाँ तक बात समझ पाए? अब इसको याद कैसे रखना है? देखो मैच करा लो, पेरिस पे पेटेंट,
पेरिस में पे आ रहा है, पेटेंट में भी पे आ रहा है, ठीक है? ऐसे आप ऑप्शन को थोड़ा-सा दिमाग लगा के याद रख सकते हो और आपको याद ही रखना है कि एग्ज़ाम हॉल में हिट हो जाए हमसे सही, इसके बाद आप भूलो तो भूल जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ पर सही हिट होना चाहिए, तो पेरिस, पेटेंट, पे से पे मिल गया। अब बर्न अभी समय कैसे याद करोगे? ये लिखा है कॉपी, कॉपी को बर्न कर दो, जला दो। तो बर्न अभी समय कॉपीराइट से संबंधित है। कॉपी को क्या करना है? बर्न कर देना है। बहुत पढ़ना पड़ता है, गुस्सा हो गए किसी दिन, कॉपी को ही जला दिया, है ना? यहाँ पर आओ, बुडापेस्ट, ये है सूक्ष्म जीव। आप सुबह पेस्ट करते हैं टूथपेस्ट, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? और वो पेस्ट करता क्या है? वो सूक्ष्म जीवों को मारता है। तो बुडापेस्ट जिसमें पेस्ट है वो क्या करेगा? सूक्ष्म जीवों को मारेगा। ठीक, बुडापेस्ट सूक्ष्म जीव। क्या टूथपेस्ट में सूक्ष्म जीवों को मारने की सामर्थ्य है? हाँ है। बुडापेस्ट किससे हो जाएगा? सूक्ष्म जीव से। माराकेश, कुछ स्टोरी बना लो। माराकेश, केश मतलब बाल, बाल पकड़ के मारा, किसे मारा? दृष्टिबाधितों को। ठीक, मैं कुछ अनर्गल नहीं, आप केवल और केवल समझने के दृष्टिकोण से समझिए इसको, ठीक है? तो ऐसी स्टोरीज कुछ बना लो ताकि आपको एग्जाम हॉल तक याद रहे बस। आपका कुल मिला के याद रखना ही टारगेट है। वहां पर सही ऑप्शन हिट हो जाए, इसके बाद आप भूल जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, एग्जाम हॉल में सही हिट होना चाहिए, ठीक है? तो खैर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। और 41 का सही उत्तर है डी पार्ट। यहाँ पर आओ, 42, 42 को ध्यान से पढ़ो। कह रहे SSS NIBE नाइब, ये किस मंत्रालय की पहल है? या हम कहें ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये लिखा SSSNIBE, क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे सरदार स्वर्ण सिंह। ये SSS का मतलब हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह। NIBE क्या है? इसको कहते हैं राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान। तो सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान। मुझे दो तीन बातें बताओ, हालांकि ये बात मैंने बता चुका हूं आपको थ्योरी बैच में, फिर भी मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत है? स्थापना कब हुई? स्थान कहाँ है? और ठीक है, बस ये तीन बातें। मंत्रालय कौन सा है? नवीन और नवीकरणीय, नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है? स्थापना 2009 में हुई है और पंजाब में है ये। कहाँ पर? कपूरथला में। अब बात आ गई है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की, तो यहाँ से 3 साल याद रखो। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय। यहाँ से आपको 3 इयर्स एज इट इज चीजें याद रखनी है। 1981 में क्या हुआ इस मंत्रालय के साथ? 1992 में क्या हुआ इस मंत्रालय के साथ? और अंततः 2006 में क्या हुआ इस मंत्रालय के साथ? 1981 में हुआ ये कि विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग था और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों पर एक आयोग बनाया गया, ठीक है? लिख लो जरा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विभाग में ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के लिए, अतिरिक्त स्रोतों के लिए, स्रोतों के लिए एक आयोग बना। यहाँ तक बात समझ पाए? फिर इसके बाद 1992, 1992 आया। 1992 में क्या हुआ? 1992 में हुआ ये गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय बनाया गया था। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, ठीक है? ये बना था। फिर आ गया 2006। अब क्या बनेगा? अब बनेगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय बना। ये बातें हैं, आप इनको याद रखो। 1981 में क्या हुआ, 1992 में क्या हुआ, 2006 में क्या हुआ, दैट्स इट। एग्जाम में ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो भाई, 42 का हो जाएगा ए पार्ट। मैं आपको लिए चलता हूँ 43 के पास, 43। 43 क्या कह रहा है? कह रहा है नवीकरणीय, अनवीकरणीय परंपरागत ऊर्जा स्रोत बताओ। प्राकृतिक गैस है। अनवीकरणीय मतलब जो नवीन ना हो,
ठीक है? जैसे पवन ऊर्जा है, पवन चलती रहती है तो फिर हम इससे लगातार ऊर्जा उत्पन्न करते रहते हैं। सन सोलर एनर्जी है, ये नवीकरणीय में आ जाएगा, लेकिन कोयला एक बार खत्म हो गया तो फिर खत्म हो गया, आप बैठो बिना बत्ती के, है ना? तो ए पार्ट इसमें सही होगा। अब यहाँ पर आओ, क्वेश्चन नंबर 44, अपतटीय पवन ऊर्जा के संबंध में सही विकल्प की पहचान कीजिए। अपतटीय पवन ऊर्जा के संबंध में कह रहा है, आओ जरा पढ़ना शुरू करें। पहला, 1991 में डेनमार्क में पहली अपतटीय पवन टरबाइन चालू की गई थी, लेकिन इसे शीघ्र ही बंद कर दिया गया। हाँ, ठीक है। भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा विकास के लिए नोडल मंत्रालय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, ये भी सही है। हाल ही में अमेरिका, भारत, ब्रिटेन के मध्य विजन 2035 के तहत अपतटीय पवन ऊर्जा कार्यबल की स्थापना हुई है, ये गलत है। यहाँ अमेरिका नहीं है, यहाँ भारत और ब्रिटेन है केवल, तो तीसरा गलत हो जाएगा। एक और दो, ए पार्ट सही होगा यहाँ। ठीक है, केवल और केवल एक और दो यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ो जरा, 30 30 तो कर चुके हैं हम, 45 में आओ। 45, चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो के द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का इस्तेमाल किया गया था? यहाँ पर मैंने आपको बार बार बताया था जब थ्योरी बैच पढ़ा रहा था कि जितने भी महत्वपूर्ण मिशन हुए हैं उनके रॉकेट जरूर याद रखना। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, एक तरफ लिख देगा मिशन और एक तरफ लिख देगा रॉकेट और नीचे बना देगा कूट। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है सवाल, तो देख लो, टेबल बना लो एक मिशन और रॉकेट की। चंद्रयान 1, ये इस यहाँ पर कौन से रॉकेट का इस्तेमाल हुआ था? PSLV-C11, याद रखना। फिर चंद्रयान 2 सेकेंड, यहाँ पर कौन से रॉकेट का इस्तेमाल हुआ था? GSLV-MK3। अब आ जाओ चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान चंद्रयान 3, यहाँ पर कौन से रॉकेट का इस्तेमाल हुआ था? LVM-3M4। ठीक है, चंद्रयान 3 के बाद मैं लिए चलता हूँ आपको मंगलयान के पास। रॉकेट का नाम बताओगे? हाँ, PSLV। मंगलयान में कौन सा था? PSLV-C25 था शायद। हाँ, यही होगा मंगलयान। इसके अलावा एस्ट्रोसैट में आ जाओ। एस्ट्रोसैट, इसमें कौन सा था? PSLV-C30। और एस्ट्रोसैट के अलावा आदित्य एल वन, इसके लिए PSLV-XL-C57। ये पूरा डेटा याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण मिशन और उनके रॉकेट। 1 के लिए C11 था, चंद्रयान 2 के लिए GSLV-MK3, चंद्रयान 3 के लिए LVM-3M4 और मंगलयान के लिए PSLV-C25, एस्ट्रोसेट के लिए PSLV-C30 और आदित्य L1 के लिए PSLV-XL-C57। ठीक है, वापस आओ। सही उत्तर इसमें क्या होगा? 45 में 45 का होगा ए। 46 में क्या कह रहा है? 46 में कह रहा है कि अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के संबंध में सही विकल्प की पहचान करो। यह अरावली पर्वत श्रृंखला के चारों ओर 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी हरित पट्टी बनाने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। बिल्कुल सही है। यह परियोजना अफ्रीका की ग्रेट वॉल से प्रेरित है, ये भी सही है। यह अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल सेनेगल से जिबूती तक फैली है और 2007 में लागू किया गया था। सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। ठीक, और आगे बढ़ो, यहाँ पर आओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 47, 47। कह रहे सूची 1 और सूची 2 को मिलाओ। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10 कौन सा है? इसमें क्या है? इसमें असमानता की कमी है, तीसरे से मिल जाएगा। 13 में क्या है? जलवायु परिवर्तन है, तो ये 1 से मिल जाएगा। 14 में क्या है? 14 में है जल में जीवन, यानी जल के जो जीवन नीचे है उसके बारे में दिया गया है। और 15 में भूमि पर जीवन दिया गया है। तो अब इस प्रकार से आप मैच करा लो। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स जो हैं वो टोटल हैं कितने? 17। और इनमें उपलक्ष्य कितने हैं? उपलक्ष्य ये हैं 169। और पहले MDG चल रहे थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उनके स्थान पर फिर SDG लाए गए हैं, है ना? ये सारी बातें हमने आपको बताई हुई हैं। तो ये याद रखना कौन सा SDG है और वो कौन सा विषय के बारे में इंगित करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 में चलो। 48 में क्या कह रहा है?
कह रहा है प्लास्टिक के उपयोग के परिणाम स्वरूप अनेक पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा है। ये गैर जैव निम्नीकरण यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। हाँ, ये सही है। नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये होता क्या है? ये होता है कि जब सूक्ष्म जीव के द्वारा अपघटन नहीं होता है, उस परिस्थिति को बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो 48 का ए सही हो जाएगा। 49 में आओ जरा। 49। 49 क्या कह रहा है? कह रहा है कि आयुसीएन की रेड लिस्ट को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जीवन का बैरोमीटर। बिल्कुल ठीक है। आयुसीएन के बारे में कुछ बातें याद रखो, यहाँ पर आओ। आयुसीएन सवाल डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे। क्या इसका पूरा नाम है? आई का मतलब है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। यू का मतलब है यूनियन। सी का मतलब है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन। और एन का मतलब है नेचर, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके अलावा आयुसीएन में आयुसीएन की स्थापना के बारे में 1948 1948 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है, यानी कि स्विट्जरलैंड। ठीक है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और आयुसीएन ये प्रकाशित करता है रेड डेटा बुक। ये प्रकाशित करता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो प्रजातियां होती हैं उनकी स्थितियों के बारे में बताया जाता है। नौ श्रेणी के बारे में बताया जाता है। नौ श्रेणी यानी कि जो प्रजातियां हैं लुप्त हो रही हैं, उनकी स्थिति क्या है, तो उस स्थिति को 9 श्रेणियों में बाँटा जाता है। ठीक है? तो ये है आयुसीएन। वापस आओ ज़रा क्वेश्चन में। सवाल नंबर 50 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 50। राष्ट्रीय पार्क और राज्य। डाचिगम कहाँ पर है? कहाँ पर है डाचिगम? जम्मू कश्मीर में है। पापीकोंडा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। अब आप मैच करा लेना। एक अधिनियम याद रखो। सवाल में कई बार एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा गया है। 2 ईयर हैं, 2002 और 1992। 2002 में क्या हुआ? 2002 में एक अधिनियम आया था, याद रखना। इसको कहते हैं जैव विविधता अधिनियम। 2002। 1992 में क्या हुआ? ये घटना यानी ये वर्ष किससे संबंधित है? ये संबंधित है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता जैव विविधता कार्यक्रम से। ठीक है। वहीं अगर हम बात एनजीटी की आपसे पूछें कि मुझे बताओ एनजीटी के बारे में रिवाइज करो थोड़ा सा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये कब स्थापित हुआ? 18/10/2010 में। एक्ट कब आया था एनजीटी का? 2010 में। और याद रखें, ये जो एनजीटी है ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत प्रक्रिया के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि ये निर्देशित होता है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के द्वारा। ठीक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 51 को देखो। कह रहा है कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार ये किसके राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिनियम में पेश किया गया था। ठीक है। अब यहाँ पर आओ, इसके बारे में थोड़ी जानकारियां हम आपसे साझा कर लें पहले। ये लिखा मैंने, पर्यावरण प्रभाव आकलन। पर्यावरण प्रभाव आकलन, इसको ध्यान से समझो। कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे सीधे पूछी जा सकती हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत होती है अमेरिका से। और एक वर्ष है 1969। ये वर्ष क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 1969 में ही अमेरिका में अमेरिका में एक अधिनियम पास किया गया। अधिनियम पास किया गया। ये था राष्ट्रीय पर्यावरण अधिनियम। ठीक है, ये था राष्ट्रीय पर्यावरणीय अधिनियम। इसे पास किया गया और यहीं से इसका कॉन्सेप्ट आया। पास तो हो गया, लेकिन इस अधिनियम में हस्ताक्षर कब हुए? हस्ताक्षर होंगे किसके? राष्ट्रपति महोदय के होंगे। तो बात अमेरिका की हो रही है, तो अमेरिका में उस समय जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, राष्ट्रपति, इनका नाम था रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन, इन महोदय ने इस पर हस्ताक्षर किए 1 जनवरी 1970 को। ठीक है, और यहीं से फिर इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया गया। अब एक सवाल पूछा जा सकता है कि भाई ये पर्यावरणीय प्रभाव आकलन है क्या? तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि कहीं किसी क्षेत्र विशेष में अगर कोई प्रोजेक्ट लाया जाता है,
तो उस प्रोजेक्ट के द्वारा पर्यावरण पर प्रभाव क्या होगा? जैसे अगर यहाँ जल विद्युत परियोजना लगानी है, तो यहाँ के वृक्ष काटने होंगे। अगर गाँव में कुछ लोग रह रहे हैं, तो उसको पुनर्वास अगर अलग भेजना होगा, तो ये सारे हानियाँ हो सकती हैं। वृक्ष काटने होंगे, तो बहुत सारे जीव-जंतु मारे जाएँगे। तो इसी का आकलन करना, यही है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। अच्छा, अब इसमें आकलन क्यों किया जाता है? ताकि जो प्रकृति है, प्राकृतिक संसाधन है, इनका इष्टतम उपयोग किया जा सके। अर्थात जो इसका टारगेट होता है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का मुख्य लक्ष्य होता है, वो ये होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना सुनिश्चित करना, ये इसका लक्ष्य होता है। ठीक है? अब ये तो बात हो गई अमेरिका की। मैं आपको लिए चलता हूँ भारत में। भारत में क्या पर्यावरणीय प्रभाव आकलन शुरू हुआ? हाँ, यहाँ भी होता है। आकलन होता है पर्यावरणीय प्रभाव का किसी प्रोजेक्ट के परिप्रेक्ष्य में। 1978 1979 में एक बात यहाँ से याद रखनी है आपको। 1978-79 में जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, उनके बारे में प्रभाव आकलन की शुरुआत हुई थी। नदी घाटी परियोजनाओं के परियोजनाओं के प्रभाव आकलन की शुरुआत ये होती है शुरुआत भारत में। ठीक है यहाँ तक? एक मैट्रिक्स है, मैंने आपको बताई थी थ्योरी बैच में, लियोपोल्ड लियोपोल्ड मैट्रिक्स। ये जो लियोपोल्ड मैट्रिक्स है ना, इसमें एक बात तो आपको खासा ध्यान रखनी है कि किसके लिए है। ये है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के लिए, यानी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पद्धति है ये। सीधा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पद्धति ये निम्नलिखित में से क्या है? तो आपको ऑप्शन तलाशना होगा कहाँ पर लियोपोल्ड मैट्रिक्स लिखा है। लियोपोल्ड मैट्रिक्स का विकास ये कब किया गया? 1971 में। किसने किया? किसने किया? तो क्या बताओगे? ये किया लूना लियोपोल्ड ने। लूना लियोपोल्ड ने। यहां तक बात समझ गए? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 51 का सही उत्तर होगा ए पार्ट। मैं लिए चलता हूं आपको 52 के पास। 52 को ध्यान से समझो। कह रहा है सतत विकास के संदर्भ में सही कथन की पहचान करो। सतत विकास की आधुनिक संकल्पना 1987 की द ब्रंटलैंड रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य से प्राप्त हुई है। क्या ये सही है? हाँ। पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग इसे कहा जाता है। ये भी सही है। एजेंडा 21 भी इसी से संबंधित है। हाँ, ये भी इसी से संबंधित है। ये भी सही है। हाँ, वो बात अलग है कि आया नहीं था, आया बाद में था, लेकिन संबंधित इसी से है। ठीक है, आओ देखो। मैं आपको लिए चलता हूँ एक आयोग के पास। नाम है इसका ब्रंटलैंड आयोग। अब ये जो ब्रंटलैंड आयोग है ना, इसको ध्यान से समझना है। 1987 से संबंधित है, 1987 से। इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम इसे कहते हैं पर्यावरण विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग। ठीक है, ये इसे कहा जाता है। इससे संबंधित एक व्यक्ति है। इन व्यक्ति का नाम है ग्रो ब्रंटलैंड। ये जो ग्रो ब्रंटलैंड महोदय हैं, ये नॉर्वे के पीएम हुआ करते थे एक जमाने में। इन्हीं को बनाया गया है इस आयोग का अध्यक्ष। कौन सा आयोग? विश्व पर्यावरण और विकास आयोग का इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया। इसी वजह से इस आयोग को कहा जाता है ब्रंटलैंड आयोग। ठीक, यहाँ तक तो बात समझ गए। इस आयोग के अध्यक्ष के बारे में तो जानते हो। क्या उपाध्यक्ष का नाम बता सकते हो हमें? हाँ, इन उपाध्यक्ष का नाम है मंसूर खालिद। अगर आपसे पूछे कि ब्रंटलैंड आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? मंसूर खालिद है। अच्छा, इसी से संबंधित है एजेंडा 21। एजेंडा 21। अब जरा एक बात और समझो। ये जो ब्रंटलैंड आयोग है, इस आयोग का गठन कब हुआ? 1983 में हुआ। किसके द्वारा स्थापित है? ये आयोग किसके द्वारा स्थापित किया गया? यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इस आयोग ने क्या रिपोर्ट पेश की?
हाँ, इसने रिपोर्ट पेश की कब? 1987 में। अच्छा, इस रिपोर्ट को और क्या कहा जाता है? कहा जाता है ब्रंटलैंड रिपोर्ट। और क्या कहा जाता है? कहा जाता है हमारा साझा भविष्य। हमारा साझा भविष्य। और क्या मतलब इस रिपोर्ट में और क्या कॉन्सेप्ट था? इसमें सतत विकास के विचार को पेश किया गया। आपसे पूछे सतत विकास के विचार को किस रिपोर्ट में पेश किया गया है? यही है ब्रंटलैंड की रिपोर्ट। ठीक है, ये लिखा है एजेंडा 21। आओ जरा इसके बारे में जान लें। एजेंडा 21, गौर करना। ये जो एजेंडा 21 है ना, क्या आप मुझे बता सकते हो ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये आया कब? कॉन्सेप्ट कब आया? ये आया 1992 में। कहाँ से आया? एक सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, यहाँ से आया। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। सारी बातें याद रखो, एग्जैक्ट पूछे जाते हैं सवाल यहाँ से, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, इसके अलावा एजेंडा 21 ये दरअसल सतत विकास से संबंधित गैर बाध्यकारी एक कार्य योजना थी, और इसमें कई सारे टारगेट्स को चिन्हित किया गया। देखो, यह एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है, और किससे संबंधित है? सतत विकास से। सतत विकास से संबंधित गैर बाध्यकारी कार्य योजना। और इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को याद रखना है, सवाल स्टेटमेंट बना के पूछा जाता है। इसका लक्ष्य है कि जो हमारी स्थानीय सरकारें होती हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक स्थानीय सरकार को अपना 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 स्थानीय एजेंडा एजेंडा 21 तैयार करना चाहिए, ये इसने कहा। फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। एजेंडा 21 में कहा गया है, इसका लक्ष्य है कि प्रत्येक स्थानीय सरकार अपना अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। एक सवाल बड़ा शानदार पूछा जाता है, ये जो एजेंडा 21 लिखा है ना, इसमें ये 21 क्या है? ये है 21वीं सदी। 21वीं सदी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, इसलिए याद जरूर रखना इसको, 21th सेंचुरी। अब यहाँ पर दो बातें और मुझे बता दो। 21वीं सदी, एक एक बात तो ये हो गई। दूसरा, एजेंडा 21 में टोटल कितने अध्याय हैं? 40। टोटल इसमें 40 अध्याय हैं। ठीक है, लेकिन एजेंडा 21 में 4 खंड भी हैं। एजेंडा 21 के 4 खंड। ये 4 जो खंड है ना, ये कौन से हैं? क्या पता है आपको? आ जाओ, नहीं पता है तो हम बताते हैं आपको। देखो, इसका जो पहला खंड है वो है सामाजिक व आर्थिक आयाम। आर्थिक आयाम। दूसरा जो इसका खंड है वो है विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, तीसरा कौन सा है? ये है जो हमारे प्रमुख समूह हैं, या हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रमुख समूहों की भूमिका को मजबूत करना। भूमिका को मजबूत करना। और इसका चौथा खंड क्या है? वो है के माध्यम कार्यान्वयन के माध्यम। ये है 4 खंड। ठीक, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। सारी बातें हमने आपको एजेंडा 21 हो, या फिर ब्रंटलैंड आयोग हो, या फिर ये जो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन हो, सारी बातें हमने रिवाइज करवा दी हैं। ठीक है, अपने हाथ से नोट्स बनाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा, चीज़ें ज़्यादा देर तक टिकती हैं। ठीक, अब चलें क्वेश्चन अगले की ओर। 52 हो गया, 53 आ जाओ। कह रहा है कि सही विकल्प की पहचान करो। कर लो भाई, पहला विकल्प पढ़ लो और सही विकल्प की पहचान कर लो। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई है क्या? हाँ। हरित गृह प्रभाव का अगर अभाव हो जाए, हरित गृह प्रभाव अगर ना रहे, तो भू सतह का औसत तापमान क्या -18 हो जाएगा? हाँ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली क्या ग्रीन हाउस गैस है? नाइट्रोजन डाई नहीं है, ये गलत हो जाएगा। एक और दो, सी पार्ट। ठीक, चलो
ये क्योटो प्रोटोकॉल हम आपको बता दें, हरित गृह प्रभाव के बारे में आपको बता दें और ग्रीन हाउस गैसेस कौन-कौन सी हैं, इनके बारे में आपको बता दें। देखो, सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल के पास आओ। क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है? कब हुआ? 1997, 1997। छोटे-छोटे सवाल अगर बने तो बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए आपके। अब यहाँ से मैं लिए चलता हूँ आपको एक और फैक्ट के पास। अगर आपसे पूछे क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया कब? कब अपनाया गया? तो यहाँ से 2 बातें याद रखो। एक तो इसे अपनाया गया जापान के क्योटो शहर क्योटो शहर में ये हुआ था, ठीक है? और 11 दिसंबर को। इसके अलावा कोप थर्ड में हुआ था ये सारा प्रोग्राम। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 से संबंधित है, 11 दिसंबर 1997। कहाँ पर हुआ था? जापान के टोक्यो शहर में। इसके अलावा अब यहाँ से एक बात और याद रखनी है कि मुझे बताओ ये लागू कब हुआ? 16 फरवरी को। 16 फरवरी 2005 को ये लागू होता है। तो 1997 को अपनाया गया, 2005 को ये लागू हुआ। यहाँ से यहाँ पर आओ। दरअसल ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है, ये कितनी ग्रीन हाउस गैसों पर लागू है, क्या बता सकते हो? ग्रीन हाउस गैस, कितनी ग्रीन हाउस गैसों पर ये लागू है? 6। अब ये 6 आपसे पूछी जाती हैं। एक तो है CO2, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा कौन है? CH4, इसको कहते हैं मीथेन। N2O, इसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है? HFC, क्या कहेंगे इसे? इन्हें कहेंगे हाइड्रो, 1 मिनट। हाइड्रो, F का मतलब हो जाएगा फ्लोरो कार्बन। HFC हो गया। PFCs, क्या इसे कहेंगे? इसे कहेंगे पर फ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन। इसके अलावा SF6, इसे क्या कहेंगे? ये है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, फ्लोराइड। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो याद रखिएगा ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ना, क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्योटो प्रोटोकॉल कितनी ग्रीन हाउस गैसों पर लागू है? ये है टोटल 6, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और पर फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इन पर लागू है। क्या मुझे आप बता सकते हो क्योटो प्रोटोकॉल में भारत ने हस्ताक्षर भारत ने हस्ताक्षर कब किए? 2002। भूलना नहीं बिल्कुल भी। इसमें एक टाइमलाइन और आपको याद रखनी है। बताएं आपसे? देखो, क्योटो प्रोटोकॉल की आपसे प्रतिबद्धता अवधि पूछी जा सकती है। क्योटो प्रोटोकॉल की प्रतिबद्धता अवधि, 2 प्रतिबद्धताएं अवधियां आपको याद रखनी पड़ेंगी। कौन-कौन सी? एक तो अवधि है 2008 से लेकर 2012 की अवधि और दूसरी अवधि 2012-13 से लेकर 2020 की अवधि। ये है अवधि। प्रतिबद्धता अवधियां आपसे क्योटो प्रोटोकॉल की पूछे, पहली कब से कब तक रही है? दूसरी कब से कब तक रही है? तो ये दोनों ईयर्स याद रखो। इसके अलावा ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था, इसमें संशोधन भी हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल में आपसे सीधा सवाल पूछा जाता है कि दोहा संशोधन कब हुआ? ईयर ही महत्वपूर्ण है, बाकी महत्वपूर्ण नहीं है। 8 दिसंबर को 2012 को क्योटो प्रोटोकॉल में दोहा संशोधन ये कब हुआ? 8 दिसंबर 2012। यहाँ तक बात आप समझ पा रहे हो? वापस आओ जरा। ये तो बात हो गई क्योटो प्रोटोकॉल की। अब एक शब्द लिखा है हरित गृह प्रभाव। आओ इसके बारे में भी बातें जान लो। यहाँ पर आओ। मैंने लिखा हरित गृह प्रभाव, ठीक है? हरित गृह प्रभाव का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि भाई पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। क्या होता है मैंने डिटेल में आपको बताया है, ना सिर्फ ज्योग्राफी में बल्कि एनवायरनमेंट की क्लास में। तो आप वहाँ से ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारे के सारे कारण ज़रूर पढ़िए, ठीक है? यहाँ पर हम कुछ फैक्चुअल डेटा एक्स्ट्रा जानकारियाँ आपको देंगे, जहाँ से सवाल बन सकते हैं। देखो,
हरित गृह प्रभाव मतलब क्या है? मतलब है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। ये हो गया हरित गृह प्रभाव, पृथ्वी को बुखार आ गया। अब हरित गृह प्रभाव क्यों होता है? गैसेस की वजह से, गैसों की वजह से। ये गैसें कहलाती हैं हरित गृह गैसें। अब सवाल मेरा ये है कि भाई ये हरित गृह गैसें हैं क्या? जैसे जलवाष्प, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और मीथेन, ठीक? इसके अलावा और भी कई सारी हैं, जैसे आपने लिख दिया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपने लिख दिया नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर आपने लिख दिया एरोसॉल। तो ये सारे के सारे हैं, ठीक है? अब इनका काम क्या होता है ग्रीन हाउस गैसेस का? ग्रीन हाउस गैसेस का काम मैंने आपको बताया है सूर्यातप। आप ज्योग्राफी में जाओगे, एक चैप्टर बताया है सूर्यातप, उसको जरूर पढ़िएगा। हीट बजट वगैरह हमने सब कुछ पढ़ा है डिटेल में पीसीएस का, है ना? ठीक है। और अगर जियोग्राफी आपने कंप्लीट कर ली, हिस्ट्री आपने कंप्लीट कर ली, अन्य सब्जेक्ट्स आपने कंप्लीट कर लिए, यकीन जानिए लोअर का और लेखपाल का सेम है। न सिर्फ आप लोअर के लिए, न सिर्फ आप लेखपाल के लिए हकदार होंगे, लोअर को भी एक वैकेंसी अपनी जेब में डाले होंगे। बात समझ पा रहे हो? चलो भाई, तो ये सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। आओ देखो, हरित गृह प्रभाव, इसका काम क्या होता है? काम होता है जो सूर्य के प्रकाश से जो अवरक्त किरणें हैं आ रही हैं, उनका अवशोषण कर लेना और इसके बाद सूर्य की किरणों को वापस अंतरिक्ष में ना जाने देना। इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि ये हमारी पृथ्वी, ये आ तो गई किरण, अब यहाँ पर है खूब सारी गैसें, इन्होंने रोक लिया, बाहर नहीं जाने दे रही हैं, तो फिर क्या होगा? ये गर्म हो जाएगी पृथ्वी, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर आओ, मैं डिस्कस कर रहा था ग्रीन हाउस गैसेस की बात, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में चर्चा कर रहा था। यहाँ से 3 बातें मुझे बता दो। पहली बात कि ग्रीन हाउस गैसेस अगर पृथ्वी पर संतुलित अवस्था में है, संतुलित अवस्था में है, तो क्या होगा? तो तापमान कितना होगा? अगर ग्रीन हाउस गैसेस उपस्थित ना हो, ग्रीन हाउस गैसेस पृथ्वी पर हैं ही नहीं, तो तापमान कितना होगा? और तीसरी बात, अगर ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा हो जाएं, तो तापमान में क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर संतुलित अवस्था में है तो 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहता है। अगर उपस्थित नहीं है तो -18 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा पृथ्वी का, ठीक है? और अगर ज्यादा हो जाए तो तापमान ज्यादा हो जाएगा, और अगर तापमान ज्यादा हो गया तो असंतुलन हो जाएगा, जैसे अभी आजकल चल रहा है। बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा सर्दी, ये सब देखने को मिलता है। तापमान परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, तो ये है तापमान पर प्रभाव। ग्रीन हाउस गैसेस संतुलित अवस्था में रहे तो 15 डिग्री, उपस्थित ना हो तो -18 तापमान हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा, ज्यादा हो जाए तब भी जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? ये सारी बातें याद रखो। ग्रीन हाउस, एक बात और, आओ डिस्कस करें, छोटी सी बात, ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसे कहते हैं हरित गृह प्रभाव। ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव है ना, क्या आप बता सकते हो इसके बारे में? इसके बारे में हमें बताया किसने? इसके बारे में बताया 1824 में, 1824 में। नाम है जोसेफ, एक मिनट, जोसेफ फुरियर। जोसेफ फुरियर ने हमें बताया। कब बताया? सबसे पहले। और कब बताया? 1824 में। अच्छा, इसके अलावा और भी किसी ने क्या ग्रीन हाउस गैस के बारे में जानकारी दी है? हाँ दी है। और भी कई सारे लोग हुए हैं, जैसे एक शख्स है जॉन टिंडल। जॉन टिंडल 1858 में इन्होंने बताया था। इसके अलावा एक शख्स हुए हैं सेवेंट, सेवेंट आरहेनियस। इन्होंने कब बताया? 1896 में। ये 3 लोग हैं, नाम याद रखो, लेकिन इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। ये नाम आपसे पूछा जा सकता है, जोसेफ फुरियर। ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही जानकारी दी थी। वापस आ जाओ, 53 का सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है? एक मिनट, हाँ एक और दो, ठीक है, सही है। ये तीसरा गलत हो जाएगा ना, डाई नहीं है। अब आ जाओ 54 में। च्यवन क्या कह रहा है? कह रहा है जैव आवर्धन यानी वायु
मैग्नीफिकेशन किसे कहा जाता है? बायोमैग्नीफिकेशन कहा जाता है कि समय के साथ-साथ जब ऊतकों में विषाक्त पदार्थ की सांद्रता बढ़ जाए, तो इसे कहते हैं बायोमैग्नीफिकेशन। अब यहाँ पर आओ, पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं हम आपको, जैव आवर्धन का। जैव आवर्धन, ठीक है? इसे कहेंगे, क्या कहेंगे इंग्लिश में? बायोमैग्नीफिकेशन, ऐसे ही तो लिखा जाएगा, ठीक है? बायोमैग्नीफिकेशन। अब ज़रा यहाँ पर देखो, होता ये है कि आम तौर पर ज़मीन पर हम इस्तेमाल करते हैं उर्वरक का। हम यहाँ पर कृत्रिम उर्वरक इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम यहाँ पर कृत्रिम उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, तो इन कृत्रिम उर्वरक में उपस्थित क्या होता है? ज़हरीले पदार्थ, बोलो भाई, ज़हरीले पदार्थ यहाँ पर उपस्थित होते हैं, इसमें मौजूद होते हैं। और अगर ज़हरीले पदार्थ मौजूद हैं, तो फिर ये बह के कहाँ जाते हैं? बारिश वगैरह होती है, तो ये सामान्यतया बह के जाते हैं अ, नदियों में, ठीक है? या फिर हम कहें, जब ये जो कृत्रिम उर्वरक होते हैं, इनमें जो मौजूद पदार्थ होता है, वो ज़हरीले पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं जीवों के ऊतकों में, जीवों के ऊतक में, ठीक? और जीवों के ऊतक में जब ये प्रवेश कर जाते हैं, तो यही जो विषाक्त पदार्थ हैं, विषाक्त पदार्थ, इनका हो जाता है संचय। और जब ये संचय हो जाते हैं, तो यही कहलाता है जैव आवर्धन। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब ये करेगा क्या भाई? ये विषाक्त पदार्थ शरीर में पहुँच गया, इसका मतलब है अब ये स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव कर देगा। बात समझ पा रहे हो? तो ये है जैव आवर्धन। फिर से समझो, कृत्रिम उर्वरक हम इस्तेमाल करते हैं, इनमें ज़हरीले पदार्थ होते हैं। ये ज़हरीले पदार्थ जो मौजूद होते हैं, वो जीवों के ऊतकों में प्रवेश होके, जो कि विषाक्त पदार्थ के रूप में वहाँ पर संचित हो जाते हैं। यही जैव आवर्धन है। इससे होता ये है कि स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव होता है। अच्छा, एक शब्दावली हम आपसे और साझा कर दें, जिसका अर्थ आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा, डेड ज़ोन का निर्माण कैसे होता है? बताओ भाई, डेड ज़ोन का निर्माण कैसे होता है? प्रदूषण से संबंधित ये भी एक समस्या है। होता ये है, अभी हम लोग उर्वरक की बात कर रहे थे, उर्वरक की बात फिर से करेंगे देखो। हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रासायनिक उर्वरक का। समझते जाना? हम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, ठीक है? इस रासायनिक उर्वरक में होता क्या है? इस रासायनिक उर्वरक में होता है फास्फेट, नाइट्रेट, फास्फेट और नाइट्रेट ये मौजूद होता है। अब क्या होगा? चूँकि ये मौजूद होता है, तो ये कहाँ जाता है? रासायनिक उर्वरक तो हम डालते हैं मृदा में। बोलो भाई, रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? मृदा में। और मृदा में जब जा रहे हैं, तो मृदा में ये भी जाएगा। चूँकि उर्वरक में ये सब होता है, तो ये भी कहाँ जाएगा? मृदा में। अब ऐसी स्थिति में हुई ऊपर से बारिश, बारिश करा दो। जब बारिश करा दी आपने, तो फिर ये सारा का सारा जो मटेरियल था, वो बह के कहाँ जाएगा? ये बारिश का पानी बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। ये है तालाब, ठीक है? यहाँ पर पहुँच गया पानी ये। अब यहाँ पर जब पहुँचा, तो फिर क्या होगा? बारिश में बहकर ये नदी या तालाब में चला जाता है, तो फिर यहाँ पर ये जो पोषण है, इसकी अधिकता हो जाती है। इसे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है सुपोषण, या फिर कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन। इतनी बात आप समझ पाए? अगर समझ पाए हो, तो थोड़ी-सी और बात समझो। यूट्रोफिकेशन यानी कि सुपोषण। अब मुझे बताओ, यूट्रोफिकेशन यानी कि सुपोषण अगर हो गया, जैसे इसी फिगर में समझो, यहाँ पर खूब सारे ये तो आ गए। अब होगा क्या? होगा ये कि इसी तालाब में शैवालों का विकास हो जाएगा। शैवालों का विकास हो जाएगा। अगर शैवालों का विकास हुआ, तो ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पर जो डिज़ॉल्व ऑक्सीजन थी, यानी कि ऑक्सीजन जल के ऑक्सीजन की यहाँ पर समाप्ति हो जाएगी। समाप्ति कह लो या फिर कम हो जाएगी। अगर जल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो यहाँ पर जो छोटे-छोटे जीव-जंतु थे, वो मर जाएँगे। यानी कि अ, यहाँ ये जो पारिस्थितिक तंत्र है, ऐसे लिखो, जो जलीय पारितंत्र है, जलीय पारितंत्र की प्रजाति ये खतरे में आ जाएगी। ठीक है?
खतरे में। और फिर ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो ये है, ये बन जाएगा एक डेड ज़ोन। डेड ज़ोन, यही है डेड ज़ोन का निर्माण। फिर से समझ लो कैसे हो रहा है। रासायनिक उर्वरक का हमने इस्तेमाल किया जो कि मृदा में डाला जाता है, जिसमें मौजूद फास्फेट, नाइट्रेट ये सब बारिश के पानी में बह के तालाब में चले गए। यहाँ पर सुपोषण की प्रक्रिया हो गई, चूँकि इनकी अधिकता ज़्यादा हो गई, अधिकता ज़्यादा हो जाएगी तो शैवालों का विकास हो जाएगा। इससे तालाब में डिज़ॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो यहाँ के जीव-जंतु मरने लगेंगे, खतरे में आ जाएगा ये पारितंत्र। यही कहलाता है डेड ज़ोन का निर्माण होना। ठीक है? आई होप यहाँ तक आप बात समझ पाए होंगे। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 54 का सही उत्तर होगा ए पार्ट। मैं लिए चलता हूँ आपको 55 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 55। 55 में कह रहा है सही विकल्प की पहचान कर लो। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है क्या? हाँ। प्रत्येक पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर की ओर स्थानांतरित होती है और ये नियम टांसले का कहलाता है। नहीं भाई, ये गलत है। 1916 में फ्रेडरिक क्लेमेंट्स ने अनुक्रमण की कई प्रक्रियाओं का वर्णन किया। तो ये भी सही है। 1 और 3 सही है। डी पार्ट सही होगा। आ जाओ। ऊर्जा के जो स्तर हैं, पोषण स्तर हैं, उनको देख लो पहले। पोषण स्तर का मतलब है पारिस्थितिकी पिरामिड। आओ जरा समझते हैं पूरा टॉपिक। पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी पिरामिड। ठीक है? पारिस्थितिकी पिरामिड को समझते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो ये पारिस्थितिकी पिरामिड करता क्या है? काम क्या करता है? ये चित्रित करता है। चित्रित करता है। अगर हम कहें किसे चित्रित करता है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे पारिस्थितिकी ये चित्रित करता है पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण स्तर को। पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण स्तर को। ठीक है? ये पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण स्तर को चित्रित करता है। इनसे संबंधित कोई शख्स का नाम याद आ रहा है? हाँ, एल्टन। एल्टन साहब का नाम याद आ रहा है, तो ये है कौन? कहते हैं कि पारिस्थितिकी पिरामिड की इन्होंने अवधारणा दी थी। अवधारणा दी। याद रखना, इनका नाम पूछा जा सकता है। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसने दी है? इन्होंने ही दी है। तो क्या मुझे बता सकते हो कि पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन-कौन से? एक तो होता है संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड। दूसरा कौन होता है? दूसरा होता है जैव भार पिरामिड। फिर तीसरा कौन होता है? तीसरा होता है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड। क्या आप बता सकते हो संख्या का पिरामिड सीधा बनता है? हाँ, सीधा बनता है। क्या ये उल्टा भी बन सकता है? हाँ, उल्टा भी बन सकता है। जैव भार का पिरामिड क्या सीधा बनता है? बिल्कुल, सीधा भी बन सकता है और साथ ही साथ उल्टा भी बन सकता है। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना, ऊर्जा का पिरामिड क्या उल्टा बनता है? नहीं, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। क्यों बनेगा? अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आओ, डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो, ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है? ऊर्जा के पिरामिड में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपसे साझा करते हैं। ऊर्जा का पिरामिड का मतलब क्या है? ऊर्जा के पिरामिड का मतलब है जो पोषण स्तर है ना, ऊर्जा प्रवाह अ, ऊर्जा प्रवाह मात्रा को पोषण स्तरों पर इसमें दर्शाया जाता है। जैसे जो एनर्जी है, एनर्जी जब ट्रांसफर करती है तो किस पोषण स्तर में जा रही है? तो कुल मिला के इसमें होता क्या है? इसमें ऊर्जा प्रवाह मात्रा को पोषण स्तरों में दर्शाया जाता है। पोषण स्तरों में हम दर्शाते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ पाए? तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो अभिव्यक्ति की गई है, क्या इसकी कोई इकाई होती है? अगर आपसे पूछे कि इसकी इकाई क्या होती है, तो याद रखो इसकी इकाई होती है कैलोरी प्रति इकाई प्रति इकाई प्रति इकाई क्षेत्र प्रति वर्ष। ये होती है इसकी इकाई। अब जैसे यहाँ पर आओ, ये एक मैंने बना दिया पिरामिड। ठीक है? ये एक मैंने बनाया पिरामिड। ये है आधार। ये क्या है? आधार है। और ये क्या है? ये है शीर्ष। अब मुझे बताओ ये जो आधार है, ऊर्जा के पिरामिड में आधार में ऊर्जा की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी या सबसे कम होगी? आधार देखो बहुत चौड़ा है, शीर्ष छोटा है। इसका मतलब है आधार में ऊर्जा
की उच्च मात्रा पाई जाती है और शीर्ष पर जो ऊर्जा की मात्रा होती है, ऊर्जा की ये निम्न मात्रा पाई जाती है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप हमारी? ठीक है। अच्छा, यहीं से एक बात याद रखो जो मैंने अभी आपको बताई थी कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है, ये हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ऊर्जा का पिरामिड, इसकी इकाई प्रति कैलोरी प्रति इकाई क्षेत्र प्रति वर्ष। इसके शीर्ष में सबसे कम ऊर्जा होती है, सबसे कम ऊर्जा को डिनोट करता है इसका शीर्ष, और जो आधार होता है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा को डिनोट करता है। ये हमेशा सीधा बनेगा, कभी भी उल्टा नहीं बनेगा। अब आ जाओ एक नियम समझते हैं। इस नियम को कहा जाता है 10% ऊर्जा का नियम। समझे? 10% ऊर्जा का नियम। ये 10% ऊर्जा का नियम दिया किसने? शख्स का नाम बताओ। लिंडन मान। इनका नाम याद रखना। लिंडन मैन कुछ जगह लिखा मिलता है, कहीं कहीं लिंडन मान लिखा मिलता है, तो कंफ्यूज मत होना, छोटा मोटा अंतर है। ठीक। इन्होंने कहा क्या? इन्होंने कहा कि ऊर्जा केवल 10% ऊर्जा ही अपने जो इनका अगला स्तर होता है वहां पर स्थानांतरित होती है। तो कुल मिला के 10% ऊर्जा का सीधा सा मतलब है 10%। जैसे यहाँ पर 100 ऊर्जा है, आगे 10% जाएगी, इसके आगे 1 जाएगी, तो 10-10% ही अगले पोषण स्तर में ऊर्जा स्थानांतरित होती है। लिख लो जरा, केवल 10%, केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर में, अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होती है। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो इसी वजह से अब आप ऐसे समझो, एक पोषण स्तर ये है, दूसरा पोषण स्तर ये है, तीसरा पोषण स्तर ये है। तो 3 पोषण स्तर तक तो बढ़िया चलता है मामला, लेकिन जो खाद्य श्रृंखला होती है, वो चौथे पोषण स्तर के बाद खत्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है? या बहुत ज़्यादा चला तो 5वां चला। यानी कि एक सवाल यहाँ से और पूछा जाता है कि खाद्य श्रृंखला 4 या 5 स्तरों के बाद रुक जाती है। ठीक है? खाद्य श्रृंखला जो होती है वो 4 या फिर 5 स्तरों के बाद ऑटोमेटिक रुक जाती है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह हो ही नहीं पा रहा है प्रॉपर। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो खाद्य श्रृंखला 4 खाद्य स्तरों के बाद ऊर्जा हानि के कारण कमज़ोर होने पड़ती है, कमज़ोर होने लगती है और इसके बाद फिर वो रुक जाती है। अब यहाँ पर एक शब्द और दिया था आपके क्वेश्चन में, क्या था? अनुक्रमण, ये दिया था। इसके बारे में जान लो। हालाँकि पूरा मैंने टॉपिक अनुक्रमण पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से एक बार रिवीज़न ज़रूर करिए। यहाँ जिस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी क्वेश्चन से संबंधित अगर कोई टॉपिक है जो नहीं आता है, जहाँ से क्वेश्चन गलत हुआ है, उसको रिवाइज़ कर दो जाके, ठीक है? सारी पीडीएफ आपके पास है। अनुक्रमण, अनुक्रमण इसके बारे में देख लो। अनुक्रमण का मतलब क्या होता है? अनुक्रमण का मतलब सीधा-सा होता है एक समुदाय जब दूसरे समुदाय को परिवर्तित कर दे या स्थानांतरित कर दे या उसका स्थान ग्रहण कर ले। एक समुदाय एक समुदाय का दूसरे समुदाय में दूसरे समुदाय में परिवर्तन, यही है अनुक्रमण। तो अनुक्रमण की कुछ प्रक्रियाएं बताई हैं। एक महान व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है क्लीमेंट्स। क्लीमेंट्स 1916 में इन्होंने कुछ प्रक्रियाएं बताई हैं, और इन्होंने जो प्रक्रियाएं बताई हैं उनमें से एक है न्यूडेशन, एक है माइग्रेशन, माइग्रेशन आस्थापन। ठीक है? आपने आस्थापन और भी कई सारी इनकी प्रक्रियाएं हैं। तो अनुक्रमण की प्रक्रियाओं का के बारे में किसने बताया है? क्लीमेंट्स ने 1916 में। और अनुक्रमण है क्या? एक समुदाय का दूसरे समुदाय को परिवर्तित कर देना अनुक्रमण है। इसके अलावा ऊर्जा के 10% का नियम किसने दिया है? लिंडन मैन ने। 10% ऊर्जा का मतलब है कि हर एक अगले पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है, और ये जो पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला है कितने स्तरों के बाद रुक जाती है? 4 से 5 स्तरों के बाद ये कमज़ोर पड़ जाती है, या फिर हम कहें रुक जाती है हर हाल में। तो कुल मिला के 4 खाद्य स्तरों के बाद तो ये कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती है। ठीक है? तो 55 का सही उत्तर होगा 1 और 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 56। 56 में इसको ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन वाले विकल्प की पहचान करो। सूखाग्रस्त क्षेत्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1973-74 में की गई थी क्या? हाँ, बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है काजरी, इसका मुख्यालय जोधपुर में है क्या? हाँ, ये भी सही है। यूएनसीसीडी का
प्रमुख लक्ष्य सामूहिक कार्यवाही के माध्यम से मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण को रोकना है। क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। बी पार्ट इसमें सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें हम साझा कर दें आपको। आओ ज़रा समझते हैं। सबसे पहले काज़री में आओ। CAZRI, इसको बोलते हैं काज़री या कज़री बोलते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं कज़री। तो यहाँ से एक बात तो पता हो कि इसका पूरा नाम सी फॉर हो जाएगा सेंट्रल। ए मतलब क्या होगा? ए मतलब होता है एरिड। ये है जेड। जेड मतलब हो जाएगा जोन। आर क्या है? रिसर्च। ठीक है। और ये लिखा है आई। आई मतलब इंस्टीट्यूट। पढ़ लो इसको। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका पूरा नाम। स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1959 में। तो ये तो बात हो गई काजरी की। अब आ जाओ। मैं आपको कहाँ ले चलूं? एक जस्ट वेट, कौन सा शब्द था? यूएनसीसीडी। हाँ देखो, यहाँ पर आओ। यूएनसीसीडी, इसका पूरा नाम पता हो? पूरा नाम, यू का मतलब क्या है? यूएन का मतलब तो सबको पता है, यूनाइटेड नेशंस। सीसीडी, सी का मतलब होता है, इस सी का मतलब होता है कॉम्बैट। एक मिनट, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन होगा पहले। कन्वेंशन, ठीक है। कन्वेंशन इस मतलब सम्मेलन हुआ। किसके लिए सम्मेलन हुआ? अब इस सी का मतलब हो जाएगा कॉम्बैट, लड़ना। किसके खिलाफ? डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन यानी कि डेजर्टिफिकेशन को कम करना। इसका सीधा सा उद्देश्य क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण से लड़ना। और मरुस्थलीकरण से जब लड़ा जाएगा तो फिर सूखा कम होगा या ज्यादा होगा? अर्थात सूखे के प्रभाव को कम करना। ये है इसका टारगेट, इसका लक्ष्य, इसका उद्देश्य यूएनसीसीडी का। क्या आप बता सकते हो यूएनसीसीडी ये इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना होती है 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है बॉन में। कहाँ पर? जर्मनी में। ठीक है। एक वर्ष याद रखो, 2006। सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे। क्या है 2006? क्या कहा गया? इसे कहा गया है मरुस्थल मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। अंतरराष्ट्रीय वर्ष इसे कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि मरुस्थल और मरुस्थलीकरण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया? 2006 को घोषित किया गया। ठीक। वापस आ जाओ अपने सवाल में। 56 का सही उत्तर होगा बी पार्ट। मैं लिए चलता हूँ 57 की तरफ आपको। 57 देखो, कह रहे उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा का आदर्श वाक्य क्या है? हम सेवा करते हैं बचाने के लिए। ये इसका है आदर्श वाक्य। उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए जन शिक्षा और अग्नि निवारण अभियान अग्नि सचेतक योजना का आयोजन करती है। हाँ, ये भी सही है। अग्नि शमन विभाग प्रत्येक वर्ष 23 मई को अग्निशमन दिवस मनाता है। ये गलत हो जाएगा। एक और दो सही है। अ, एक मिनट, चौथा भी तो है। अग्निशमन हेल्पलाइन 101 है। हाँ, ये भी सही है। एक, दो और चार कहाँ है ऑप्शन? ये है। ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में देख लो थोड़ी सी बातें। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश अग्निशमन अग्निशमन सेवा। आओ जरा चर्चा कर लें। इसका आदर्श वाक्य सबसे पहले याद रखो। आदर्श वाक्य पूछा जाए, आप बताओगे हम बचाने के लिए काम करते हैं। हम बचाने के लिए काम करते हैं। ठीक है। अर्थात इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे प्रलय सेवा माहे। ठीक है। ये याद रखो। ये जो अग्निशमन सेवा है उत्तर प्रदेश की, इसके 3 लक्ष्य हैं। 3 लक्ष्य हैं। अब सवाल ये आया कि भाई ये 3 लक्ष्य हैं कौन-कौन से? तो एक तो है जीवन की रक्षा करो। जीवन रक्षा, जब सबसे पहला टारगेट जीवन रक्षा पूरा हो जाए, ये पहला लक्ष्य है। सबसे पहले जब जीवन रक्षा पूरा हो जाए, लोगों का जान बचा लो, तो फिर जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्रीय और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की जाए। राष्ट्रीय और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की जाए। जब ये भी टारगेट पूरा हो जाए तो फिर क्या? तो फिर नष्ट होने से बचाना। और
सुरक्षित करना, ये इसके हैं 3 टारगेट, ठीक है? कौन-कौन से? जीवन रक्षा करना, राष्ट्रीय सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, उसे नष्ट होने से बचाना और साथ ही साथ उसे सुरक्षित करना। एक योजना मैंने आपसे साझा की थी अभी, क्वेश्चन में एक योजना थी, सचेतक योजना, सचेतक योजना। ये योजना क्या मुझे आप बता सकते हो ये योजना क्यों है? दरअसल इस योजना के माध्यम से युवाओं को युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। इस योजना के माध्यम से अग्निशमन के लिए। एक कॉन्सेप्ट और था, एक डे पूछा था आपसे कि अग्निशमन सेवा दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर देखो, यहाँ मैं बताता हूँ। एक तारीख है 14 अप्रैल, 14 अप्रैल याद रखो। अग्निशमन अग्निशमन दिवस, अग्निशमन दिवस ये मनाया जाता है। अगर आपसे पूछिए अग्निशमन दिवस कब मनाते हैं? आप बताओगे 14 अप्रैल को। ये जो 14 अप्रैल को मनाते हैं, ये कौन मनाता है? फायर सर्विस फायर सर्विस सेवाएँ। जो फायर सर्विस सेवाएँ हैं उत्तर प्रदेश की, वो इसे मनाती हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब उत्तर प्रदेश में फायर सर्विस संबंधी थोड़ा-सा इतिहास जान लो, पूछा जा सकता है आपसे। सबसे पहले 2 वर्ष एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आपको लिए चलता हूँ। उत्तर प्रदेश में अग्निशमन संबंधी संबंधी इतिहास, उत्तर प्रदेश में अग्निशमन संबंधी इतिहास, इससे संबंधित 2 ईयर आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। हालाँकि और भी हैं, लेकिन इन 2 ईयर्स पर ज़्यादा कमांड करनी है आपको। एक तो 1925 और एक वर्ष कौन-सा है? 1944 1944। 1925 से पहले क्या होता था? 1925 से पहले अगर आप जाओगे, तो अपने उत्तर प्रदेश में, यूपी में कवाल, ये कवाल क्या है? कवाल शहर हैं। कुछ शहर हैं जिन्हें कहा जाता है कवाल शहर। ये कौन-कौन से हैं? इनमें से एक आता है कानपुर, पूछा जाता है एग्ज़ाम में, याद रखना। एक आता है आगरा, इसके अलावा एक आता है वाराणसी, इलाहाबाद इलाहाबाद और एक आ गया लखनऊ। इन्हें कहा जाता है कवाल सिटी, ठीक? सबसे पहले 1925 से पहले उत्तर प्रदेश में जो कवाल शहर थे, इनमें अग्निशमन सेवाएँ केवल दी जाती थीं। केवल यहीं पर अग्निशमन सेवाएँ दी जाती थीं, ठीक है? फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आया 1944। 1944 में शुरू होता है उत्तर प्रदेश में अग्निशमन संबंधी कार्यक्रम ठीक से। यानी कि 1944 में उत्तर प्रदेश में, या आप ऐसे कर लो, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अग्निशमन सेवा ने 8 फायर स्टेशन 8 फायर स्टेशन और 198 अग्निशमन सेवा कर्मी के साथ काम शुरू किया। तो अगर आपसे पूछे कि स्थापना इसकी विधिवत रूप से कब हुई है, तो 1944, ठीक? तो उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा ने सबसे पहले 8 फायर स्टेशन और साथ ही साथ 198 अग्निशमन सेवा कर्मियों के साथ अपना कार्य विधिवत शुरू किया था। और कहाँ 1925 से पहले किन शहरों में दी जाती थी अग्निशमन सेवाएँ? कवाल शहरों में। ये कौन से हैं? कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ। आई होप यहाँ तक आप सारी बातें समझ गए होंगे। वापस आ जाओ। 1 मिनट। 1925, हाँ, ठीक है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? डी पार्ट, ठीक है? अब यहाँ पर आओ 58 में, 58 में, 58 को ध्यान से पढ़ो। सवाल बहुत शानदार है, पूछा जा सकता है डायरेक्ट एग्जाम में। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया रिजर्व के संबंध में सही विकल्प की पहचान करो। भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 2020 में, गलत है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया भंडार की स्थापना को मंजूरी दिया, बिल्कुल गलत है। एनडीआरआर, इसको क्या कहते हैं? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस रिजर्व, भंडार को कहेंगे रिजर्व, का प्रमुख उद्देश्य मैदानी क्षेत्र में केंद्रीय संसाधनों से कम 2.5 लाख लोगों की आबादी के लिए आवश्यक राहत उपकरणों का भंडार बनाए रखना है, ये सही है। एनडीआरआर के अंतर्गत 2021-22 में से 2025-26 की अवधि के लिए जो पराक्रमी निधि है, 250 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, ये भी सही है।
तो इसमें सही क्या होगा? 2 और 3 सही होगा, 2 और 3 ये सही होगा, है ना? 58 में। अब ज़रा यहाँ पर आओ, इसके बारे में डिटेल में आप समझ लो। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया रिज़र्व 250 करोड़ का राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया भंडार बनाया गया है, जिसे कहा जाता है एनडीआरआर। लेकिन एक वित्त आयोग है, इसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ। इसे कहते हैं 13वां वित्त आयोग, 13वां वित्त आयोग। इसने कुछ सिफ़ारिशें दी हैं, सिफ़ारिशें। और ये जो सिफ़ारिशें हैं ये आपदा प्रबंधन संबंधी हैं, इसलिए आपको याद रखना है। 13वें वित्त आयोग ने कौन-कौन सी सिफ़ारिश दी है? एक शब्द आपने पढ़ा होगा सीआरएफ। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं कैलामिटी। 1 मिनट, मैं इंग्लिश स्पेलिंग गलत लिख दी। कैलामिटी, आर का मतलब क्या हो जाएगा? रिलीफ। एफ का मतलब फंड। तो भैया 13वें वित्त आयोग ने कहा ये है कि जो सीआरएफ है ना, सीआरएफ को अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग राज्यों के एसडीआरएफ में विलय कर दिया जाए, विलय किया जाए। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि किस वित्त आयोग ने कैलामिटी रिलीफ फंड को एसडीआरएफ का मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं स्टेट। डी का मतलब हो जाएगा डिजास्टर। आर का मतलब रेस्पॉन्स होगा ना या रिलीफ होगा? रेस्पॉन्स होना चाहिए, रेस्पॉन्स फंड। ठीक है? तो आपसे सवाल पूछा जाएगा किस वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि कैलामिटी रिलीफ फंड को अलग-अलग राज्यों के स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में विलय कर दिया जाए, तो आप आंसर दोगे 13वां वित्त आयोग। इसके अलावा यही नहीं, 13वें वित्त आयोग ने एक और सिफारिश दी है, बताएं क्या? इसने कहा है कि एनसीसीएफ का एनडीआरएफ में विलय कर दो। ये विलय करने का सुझाव किसने दिया था? 13वें वित्त आयोग ने। अब सवाल ये आता है कि एनसीसीएफ क्या है? इसका पूरा नाम जान लो। इसको कहते हैं नेशनल। सी का मतलब हो जाएगा कैलामिटी। सी का मतलब क्या होगा? कंटिंजेंसी। और एफ का मतलब होगा फंड। ये दोनों सुझाव 13वें वित्त आयोग के याद रखो। पहला सुझाव क्या था? सीआरएफ यानी कि कैलामिटी रिलीफ फंड अलग-अलग राज्यों के किस में विलय कर दिया जाए? एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर्स रिस्पांस फंड में। और वही सुझाव 13वें वित्त आयोग ने यहाँ पर दिया है कि एनसीसीएफ यानी कि नेशनल कैलामिटी कंटिंजेंसी फंड को एनडीआरएफ में विलय कर दिया जाए। इसके अलावा इसका एक सुझाव और याद रखना है। इसने कहा है कि ये जो एसडीआरएफ होता है, एसडीआरएफ में योगदान, एसडीआरएफ में जो फंड का योगदान होता है उसका कैसे अनुपात होना चाहिए? इसका सुझाव 13वें वित्त आयोग ने कुछ इस कदर दिया है। आओ देखो, 13वें वित्त आयोग ने कहा है जो सामान्य श्रेणी के राज्य होते हैं, सामान्य श्रेणी के राज्य और कुछ होते हैं विशेष श्रेणी के राज्य, विशेष श्रेणी के राज्य, समझते जाना। सामान्य श्रेणी के राज्यों में जो एसडीआरएफ में योगदान का वितरण होना चाहिए, वो केंद्र और राज्य के मध्य किस अनुपात में होगा? 75:25। और विशेष श्रेणी के जो राज्य हैं, उनमें केंद्र और राज्य के मध्य जो वित्त का बंटवारा होगा, फंड का एलोकेशन होगा, वो 90:10 का रेशियो में होगा। ये भी सुझाव किसने दिया है? 13वें वित्त आयोग ने। ये 3 सुझाव एज़ इट इज़ आपको याद रखने हैं, ठीक है? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके अभी 16वां वित्त आयोग आया, उसने भी बहुत सारे सुझाव दिए हैं, आपदा प्रबंधन संबंधी। सारी चीज़ें आपको हम डिटेल में अभी एक्सप्लेन करते हैं। चलो खैर, पहले क्वेश्चन नंबर 58 देख लो, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट, 2 और 3। अब पहुँचो आप 59 में। 59 क्या कह रहा है? कह रहा है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन द एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजास्टर्स। इसके संस्थापक कौन है? तो मैंने आपको बताया था मिशेल एफ लेचेट हैं। ठीक, यहाँ पर आओ, सीआरईडी क्या पूरा नाम है? सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजास्टर्स। संस्थापक कौन है? मैंने मिशेल लेचेट के बारे में बताया। इस स्थापना कब हुई? 1973, 1973 में, भूलोगे नहीं। एक मैंने आपको शब्द बताया था EMDAT। क्या है ये? ये आपातकालीन घटना डेटाबेस का प्रमुख स्रोत है। इसको बोलते हैं इमरजेंसी, इमरजेंसी इवेंट्स डेटाबेस।
इमरजेंसी इवेंट्स डेटाबेस कहा जाता है इसे, ठीक है? अर्थात हिंदी में अगर हम आपसे कहें तो ये क्या है? आपातकालीन आपातकालीन घटना डेटाबेस का प्रमुख स्रोत, ठीक? क्या मुझे बता सकते हो इसकी स्थापना कब हुई? इसको एस्टैब्लिश किया गया 1988 1988 में। यहाँ तक बातें आप समझ पा रहे हो? चलो भाई, ये हो गया 59 क्वेश्चन। अब आ जाओ 59 तो हो गया, 60 में आ जाओ। गृह मंत्रालय के द्वारा आपदा प्रबंधन योजना ये किस वर्ष शुरू करी गई थी? 2016 में शुरू करी गई थी। 2000 कहाँ गया? 16। और ये जो योजना है ना, ये सेंडाई फ्रेमवर्क पर पूरी तरह से उसी के अनुरूप है, ठीक? देखो 61 में आओ, 61 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के किस भाग में स्थानीय प्राधिकारियों का उल्लेख मिलता है? किस भाग में मिलता है? तो भाग पहले तो याद रखो, आओ देखो। आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम कौन सा है ये? 2005 वाला, ठीक है, 2005। इसमें एक भाग है, भाग नंबर 6। इसी में है स्थानीय स्थानीय प्राधिकारी के बारे में जिक्र। तो याद रखो भाग 6 में स्थानीय प्राधिकारी हैं। क्या मुझे आप बता सकते हो टोटल यहाँ पर भाग कितने हैं आपदा प्रबंधन वाले में? 11 अध्याय हैं, 11 अध्याय हैं। और ये जो 11 अध्याय हैं, इसमें जैसे मैं अगर आपको टाइटल बताऊं, तो जो पहला अध्याय है उसमें परिभाषाएं हैं, ठीक है? दूसरा जो है उसमें है एनडीएमए के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में है। फिर तीसरे अध्याय में क्या है? तीसरे में है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। चौथे में क्या है? इसमें है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। पांचवे में क्या है? पांचवे में है जो आपदा प्रबंधन आपदाएं आती हैं उसके प्रबंधन के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए सरकारी उपाय, सरकारी उपाय, ये है अध्याय नंबर 5 में। अध्याय 1 में क्या है? फिर समझो परिभाषाएं हैं। 2 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में, 3 में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में, चौथे में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में, पांचवें में आपदा प्रबंधन के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए उपाय। फिर 6 में क्या है? 6 में है स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी। फिर 7th में क्या है भाई? 7th में यहाँ पर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, प्रबंधन संस्थान, ठीक है? 8वें में क्या है? 8वें में है आपदा मोचन बल। फिर 9th में आ जाओ, 9th में क्या है? 9th में है वित्त और लेखा संपरीक्षा, वित्त और लेखा संपरीक्षा। 10 में आ जाओ, 10 में क्या है? 10 में है अपराध और शास्तियां, ठीक है? 11 में क्या है? 11 में है प्रकीर्ण। बहुत सिंपल है। शुरुआत करो परिभाषाओं से, फिर सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर का देखोगे, फिर राज्य स्तर का देखोगे, फिर जिला स्तर का देखोगे। हो गए भाग 4 परिभाषाएं। भाग 1 में यानी अध्याय 1 में। अध्याय 2 में क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अध्याय 3 में है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अध्याय 4 में है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और 5वें में है जब प्रबंधन प्राधिकरण खत्म हो जाएगा तो फिर आ जाएगा सरकारी उपाय, ठीक? सरकारी उपाय, उपाय कहाँ करेगी? 5 नंबर में। ऐसे याद कर लो। स्थानीय प्राधिकारी फिर कहाँ पर आ जाएंगे? 6 नंबर में, 6 नंबर में, ठीक? स्थानीय प्राधिकारी वो 6 नंबर में आ जाएंगे। फिर 7 नंबर में कौन आ जाएगा? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। 8 नंबर में आपदा मोचन बल आ जाएगा। और 9वें अध्याय में लेखा संपरीक्षा। 10वें अध्याय में आपदा और शास्तियां। और 11वें अध्याय में प्रकीर्ण। आई होप यहाँ तक सारी बातें आप समझ गए होंगे। वापस आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 61 का सही उत्तर क्या होगा? 6, बी पार्ट, ठीक है? 62 में आओ, 62 नंबर क्या कह रहा है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के संबंध में सही विकल्प की पहचान करो। जिला प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक अधिकारी, परामर्शदाता और अन्य कर्मचारी राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। बिल्कुल सही है। जिला प्राधिकरण जिले के लिए जिला मोचन योजना सहित आपदा प्रबंधन तैयार करेगा। ये भी सही है।
और अधिनियम 2005 के भाग 4 में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में जानकारी मिलती है, ये गलत है। भाग 3 होना चाहिए, 1 और 2 सही है। देखो, अब यहाँ पर जिला प्राधिकरण के बारे में बात कर रहा है ना, तो जिला प्राधिकरण के बारे में ज़रा यहाँ पर आओ। कौन-सा था? भाग नंबर या हम कहें अध्याय नंबर 4। तो अध्याय 4 को उठा लो, अध्याय 4 को उठा लो। अध्याय 4 को जब आप उठाओगे तो इसमें जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में दिया गया है, ठीक है? इसमें दिया है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में, प्रबंधन प्राधिकरण। अब ये जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में दिया गया है, तो इसमें 2 बातें मुझे बता दो। एक तो मुझे बता दो कि जिला प्रबंधन प्राधिकरण में सदस्य टोटल कितने हैं? और फिर मुझे बता दो कि इसका अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो सदस्य तो हो जाएगा, एक हो जाएगा अध्यक्ष और फिर 7 से अनधिक ये हो जाएँगे सदस्य, ठीक? इतनी बात तो आप समझ गए। अध्यक्ष कौन होगा? ये हो जाएगा पदेन कलेक्टर या इसके स्थान पर अगर पदेन जिला मजिस्ट्रेट है या उपायुक्त, ये बंदे हो जाएँगे पदेन। और इसका पदेन सह अध्यक्ष कौन होगा? सह अध्यक्ष तो ये हो जाएगा स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचित निर्वाचित प्रतिनिधि, ठीक? ये हो जाएगा। तो ये सारी बातें आप समझ पाए। अब यहाँ 3 धाराएँ आपको याद रख लो, आपको याद रखनी है। एक तो कौन-कौन सी धाराएँ? धारा है 3। एक तो धारा नंबर 27 याद रखना, दूसरा आप याद रखना धारा नंबर 29 और तीसरा याद रखना धारा नंबर 30। ये 3 धाराएँ आपको एज़ इट इज़ याद रखनी है। 27 में क्या है? इसमें है जिला प्राधिकरण का अधिवेशन। जिला प्राधिकरण का इसमें अधिवेशन है, ठीक है? 29 में क्या है? 29 में है जिला प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी नियुक्ति। यानी जिला प्राधिकरण में अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति, ये यहाँ पर है। फिर 30 में आ जाओ, 30 में क्या है? 30 में तो बहुत सिंपल है। 30 में दिया है जिला प्राधिकरण की जो शक्तियाँ हैं, उनके बारे में और कृत्य के बारे में। दैट्स इट। इतनी बातें याद रखो। वापस आ जाओ अपने सवाल में। 62 हो गया? 62 के बाद आ जाओ 63rd में। क्रय आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 के आधार पर मूल विधान की किस धारा में संशोधन किया गया और जोड़ा गया कि राज्य का पुलिस महानिदेशक राज्य कार्यकारिणी समिति का एक पदेन सदस्य होगा। धारा 31 भी नहीं है, धारा 40 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, धारा होगा 20। इसके बारे में डिटेल में आओ समझते हैं। देखो, अब यहाँ से हम आपको लिए चलते हैं एक धारा में। ये धारा है 20। 20 के बारे में थोड़ी-सी बातें जान लो। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन। समिति का गठन इसमें दिया गया है। बात समझना? तो अब सवाल ये बनता है कि राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन होगा कैसे? तो एक तो धारा है धारा 20 का 2 का ए और एक धारा है धारा 20 का 2 का बी। समझते जाना? यहाँ पर सदस्यों के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार का जो मुख्य सचिव होता है, मुख्य सचिव, ये इस समिति का होगा अध्यक्ष और जो अन्य सदस्य होंगे वो राज्य सरकार के जो राज्य सरकार चाहे उनसे उन विभागों से 4 सचिव निकाल ले, 4 सचिव। ये हो जाएँगे इसके मेंबर्स, ठीक है? अब ये तो बात है धारा 2 का ए, 2 का बी, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी धारा 2 का सी नहीं थी। अब ये जो नया 2024 का संशोधन विधेयक आया है, उसमें इस धारा को जोड़ा गया है। ये धारा ऐड हुई है, ठीक? देखो, अब इसमें क्या लिखा है? इसमें साफ-साफ लिखा गया है कि जो पुलिस महानिदेशक होता है, पुलिस महानिदेशक राज्य राज्य कार्यकारी समिति का पदेन सदस्य होगा, पदेन सदस्य होगा। ये किसमें बोला गया है? धारा 20 का 2 का सी में, ठीक? तो ये धारा ऐड की गई है 2024-25 के संशोधन विधेयक में। आई होप यहाँ तक आप बात समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा ये जो धाराएँ दी हैं धारा 31
इसमें क्या है? धारा 31 में है जिला योजना, जिला योजना। धारा 40 में क्या है? 40 में है जो राज्य सरकार के विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाएँ। और धारा 20 में क्या है? 20 में है राहत के लिए जो न्यूनतम मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकते हैं, उनके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। ठीक है? तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। मैं आपको लिए चलता हूँ 64 के पास। 64 को ध्यान से पढ़ो, कह रहा है कि विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में सही विकल्प की पहचान करो। 28 से 30 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में ये सम्मेलन हुआ है। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है। नई दिल्ली में नहीं हुआ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय विज्ञान मंत्री हैं, इन्होंने हरिद्वार, पंतनगर, ओली में 3 नए रडार लगाने की घोषणा की है। ये सही है। इस सम्मेलन का जो प्रमुख विषय है, वो है सुदृढ़ समुदायों के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना। ये भी सही है। तो 2 और 3 सही होगा इसमें। ठीक है? अब आ जाओ, मैं लिए चलता हूँ 64 में ही क्या था इसका टाइटल? विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन। देखो, ये लिखा मैंने विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें एज़ इट इज़ याद रखो। एक तो याद ये रखनी है कि जो हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री नाम क्या है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने एक घोषणा की। अब सवाल ये आता है काहे की घोषणा कर दी? इन्होंने कहा कि हम हरिद्वार, हम पंतनगर और हम औली, इन 3 क्षेत्रों में 3 नए रडार लगाएँगे, ठीक है? और इसका परिणाम क्या होगा? तो परिणाम होगा चूँकि उत्तराखंड में लग रहे हैं तो उत्तराखंड के रियल टाइम और मौसम पूर्वानुमान दक्षता को मजबूत किया जाएगा। सवाल ये है कि ये सम्मेलन कहाँ हुआ? स्थान बताओ। स्थान है देहरादून, उत्तराखंड में हुआ, ठीक? अच्छा, ये पूरा जो सम्मेलन हुआ है, इसको किसी न किसी ने तो टैकल किया होगा, किसी न किसी ने तो इसको आयोजित किया होगा। तो आयोजन करने वाले निकाय कौन से हैं? एक तो है उत्तराखंड, उत्तराखंड विज्ञान एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, प्रौद्योगिकी परिषद। और दूसरा कौन है? दूसरा है हिमालयन अकादमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये है आयोजन निकाय, यानी इन्होंने आयोजित किया है। एक सवाल मैं और यहाँ पर आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस ये कब मनाया गया? 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अभी 2025 की जो ये 2025 वाला मनाया गया था, क्या मुझे बता सकते हो इसकी थीम? बताओ। इसको कहते हैं फंड रेजिलिएंट, फंड रेजिलिएंट एंड नॉट डिजास्टर्स। ये थीम याद रखना 2025 की है। अच्छा, ये जो दिवस मनाने की शुरुआत ही हुई थी, सबसे पहला दिवस, यानी कि इस दिवस की शुरुआत ये कहाँ से हुई है? ये हुई है 1989 से, 1989 से। फिर से समझ लो, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2025 कब मनाया गया? 13 अक्टूबर को। थीम क्या रही? फंड रेजिलिएंट एंड नॉट डिजास्टर्स, फंड रेजिलिएंट नॉट डिजास्टर्स, ठीक, ये है इसकी थीम। शुरुआत कब से होती है? 1989 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 64 का ए पार्ट सही होगा। 65 देखो क्या कह रहा है? 65 में कह रहा है कि केंद्रीय भूजल बोर्ड के बारे में सही विकल्प को पहचान लो। इसकी स्थापना 1970 में एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर हुई थी, ठीक है? दूसरा कह रहा है जल शक्ति मंत्रालय का शीर्ष संगठन है जो भूजल और इससे संबंधित मुद्दों पर काम करता है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये भूजल और इससे संबंधित मुद्दों पर काम करता है। हाँ, ठीक है। पहला वाला भी सही था। तीसरे में क्या कह रहा है? देश के भूजल संसाधनों का प्रबंधन, अन्वेषण और निगरानी, विनियमन आदि करना इसकी प्रमुख भूमिका है। ये भी सही है। सारे के सारे सही हो जाएंगे। ठीक है? तो सही तो हो जाएंगे, लेकिन इसके बारे में मुझे जानकारी दे दो। केंद्रीय भूजल बोर्ड,
केंद्रीय भूजल बोर्ड। इसके बारे में जानकारी दो थोड़ी सी मुझे। सबसे पहले मुझे मंत्रालय बताओ। ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका काम क्या है? कार्य है भूजल भूजल के अन्वेषण भूजल के अन्वेषण और निगरानी का क्या करना? भूजल के अन्वेषण और निगरानी का काम देखना। एक तो ये काम है इसका, और दूसरा क्या काम है? दूसरा काम है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के रूप में काम करना। ठीक, ये इसका काम है। क्या मुझे बता सकते हो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा। हरियाणा कहाँ पर? फरीदाबाद। फरीदाबाद, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। अब मुझे बताओ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में मैं 2 वर्ष लिख रहा हूँ। 2 साल। चीजें बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए ये 2 साल। एक तो 1965 1965 क्या हुआ? फिर 1945 क्या हुआ? 1995 नहीं, 1945 है ये। 1945 क्या हुआ? बताओ। 1965 में हुआ ये कि CWS इसको बनाया गया। CWS क्या है? इसे कहा जाता है केंद्रीय जल अभियांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा। ठीक है, केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा, इसे बनाया गया। और 1945 में क्या हुआ? ये बनाया गया केंद्रीय जल आयोग। अगर आपसे पूछे कि भैया बताओ केंद्रीय जल आयोग कब बना है? 1945 में। और अगर आपसे पूछे केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा कब बना है? 1965 में। अच्छा, ये जो केंद्रीय जल आयोग है ना, ये किसकी सलाह पर बना था? क्या पता है आपको? अम्बेडकर साहब की। अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर BR भीमराव अम्बेडकर, इनके सहयोग से बना था। इनकी सलाह पर बना था। वापस आ जाओ अपने सवाल में। कहाँ गया सवाल? 65, हाँ ठीक है। 66 में आओ।